हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.5। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, ज़रा मेरी बात समझ लीजिएगा पहले। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर में फ़र्क क्या है असल में, ठीक है जी। ये चीज़ आपने गौर से समझनी है। एक इंडक्टर बच्चों जो होता है ना, वो अपने अंदर करंट को स्टोर करता है इस तरह से कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है जी। जब करंट गुजरता है ना किसी भी कॉइल में से, ये कॉइल होता है असल में, इंडक्टर जो होता है ये इंडक्टर है, एल के नाम से उसे प्रेजेंट करते हैं। तो जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, तो लिहाजा वो करंट को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर जब करंट गुजरता है तो वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो डेट्स वाई कहते हैं, इस तरह से भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करती है। ये भी आपने बात याद नहीं रखनी, कह लो आगे जाके आपके काम तो आएगी, लेकिन आगे आपको फिर से देखने को भी मिलेगी, ठीक है। एसी एनालिसिस की बुक में जो आपको हमारी प्लेलिस्ट नजर आएगी उसके अंदर मैंने बताया हुआ है इस चीज को बार बार। तो लिहाजा बहरहाल यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सर्किट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इस सर्किट के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर हुई है वो आपने बतानी है। असल में पता है क्या वो असल में हमसे कहना चाहता है, यानी यहाँ पे देखो दो सोर्सेज हैं जो मतलब के सप्लाई दे रहे हैं, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। इसने क्या किया जी, इन दोनों ने दो कैपेसिटर और दो इंडक्टर्स को चार्ज कर दिया। जब ये टोटली तौर पे चार्ज हो जाते हैं तो क्या होता है जी, जो कैपेसिटर है वो एज अ ओपन सर्किट तौर पे वर्क करता है और जो इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो देखें अभी मैं इसको कहता हूं कि जब मतलब कि ये टोटली तौर पे चार्ज हो जाएंगे तो इनकी शेप कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। जरा देखिएगा, आपके सामने ड्रा कर रहा हूं बच्चों, बाद में ना कहना कि सर हमें कुछ समझ नहीं आई। ये देखें, ये 9 वोल्ट का सोर्स, कुछ भी नहीं किया, बस कैपेसिटर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से, ठीक है। उनकी जगह उनके वोल्टेज मेंशन कर दूंगा। अब ओपन सर्किट से रिप्लेस तो किया मैंने, जैसा कि बताया कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करता है, तो अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कितना वोल्टेज उसके अंदर स्टोर हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे प्लस माइनस VC1 कह दो, VC1 यानी कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो ये 6 ओम का रजिस्टर था और मैंने बोला आपने क्या करना है, इंडक्टर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस करके उसकी करंट मेंशन कर देनी है। अब करंट किस तरफ से आ रही थी, ये शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क कर रहा है। अब ये जो इंडक्टर है और इसकी करंट इसको कहां किस तरफ से मिल रही थी बच्चों, हमेशा इस तरफ से करंट आ रही है इसकी, देखो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरफ से वोल्टेज बैटरी लगी हुई थी और यही इनको चार्ज सप्लाई कर रही थी। दैट्स वाई करंट की डायरेक्शन ये होगी। और यहाँ पे हम करंट को किस नाम से मेंशन करेंगे, IL1, यानी कि ये इंडक्टर 1 की करंट है, ठीक है। उसके बाद देखो ये करंट सोर्स लग गया सेंटर में 3 एम्पेयर का, और कुछ यूं कंडीशन बन गई हमारे पास। ये आगे देखें, आगे बच्चों एक रेजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, ये तो एज इट एज आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है फिर से इंडक्टर की। तो इंडक्टर मैंने बोला जब टोटली तौर पे अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेते हैं, मतलब कि करंट उनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करते हैं। तो हमें उसकी करंट फाइंड आउट करनी है, तो इसे IL2 का नाम देंगे और करंट की डायरेक्शन हमेशा इसकी लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। या डायरेक्ट कह सकते हो राइट साइड की तरफ होगी। और इंडक्टर देखो, इंडक्टर यहाँ पे हमारा ये भी टोटली तौर पे अगर चार्ज है तो इसको भी हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करके क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसके वोल्टेज मेंशन कर देंगे, यानी कि VC2 के नाम से, प्लस माइनस VC2। अब बच्चों देखना, जरा गौर करना, इसके आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ था 6 ओम का। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये जो VC2 वोल्टेज है ये 6 ओम के साथ पैरेलल में आ रहे हैं, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल 6 ओम रेजिस्टर के साथ यहाँ पे कॉमन होता है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है। यानी कि जितने वोल्टेज हमें 6 ओम के क्रॉस देखने को मिलेंगे उतने ही वोल्टेज VC2 के क्रॉस होंगे, ठीक है। एक बात है, ये मेरी समझ जाओगे आप, बात तो आपको समझ आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह एक एक पॉइंट क्लियर करके भेजूंगा। ये देखो, हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक की मदद से क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कहने कंफ्यूजन पेश आता है। कंफ्यूजन क्या है जी कि यहाँ पे ना मैं करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ क्योंकि उसमें आ जाता है ये वोल्टेज सोर्स तंग कर रहा है। एक काम हो सकता है कि मैं वोल्टेज सोर्स को पहले कन्वर्ट कर लूँ करंट सोर्स में, और करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप सब जानते हो मैंने क्या करना है, दोनों करंट्स को इकट्ठा करके एक वायर बना देनी है इनकी। लेकिन उस नतीजे में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आपको सर्किट की समझ नहीं आएगी फिर। यानी कि मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन वो मेरे काम नहीं आएगा, आपको मतलब कि कंफ्यूजन पेश कर देगा। डेट्स वाई मैं यहाँ पे एक नोड ले लेता हूँ, V1 वोल्टेज हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक ये नोड है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी कई चीजों की वायर अटैच है, ये पूरा एक सरफेस नोड बनता है, तो ये पूरे सरफेस नोड पे मैंने एक न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है, 0 वोल्ट। अब बच्चों आपने क्या करना है, KCL अप्लाई कर देना है ताकि आपको इनके वोल्टेज पता चल जाए। तो
केसीएल क्या कहता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो इस साइड पे मैं एंटरिंग करंट्स लिखूंगा, इस साइड पे लिविंग करंट्स। अब बच्चों जरा गौर से देखो, मैं इस साइड पे एक करंट को लीव करवाता हूँ, क्योंकि मुझे IL1 का नहीं पता, तो यहां से मैंने एक करंट को लीव करवाया, ठीक है, इस साइड पे, इस वायर की पहले मैं लिखने लगूँ। तो ये V1 में से निकली करंट, तो लिहाजा उसी वक्त लिख दिया हमने V1 माइनस, क्योंकि ये लिखना पड़ता है जब हम किसी करंट को किसी नोड में से लीव करें तो उसी नोड के वोल्टेज के आगे माइनस का साइन अप्लाई कर देना होता है। और ये करंट कहां पे जाके एंटर करेगी, इसके पॉजिटिव पोल में, तो ये आगे +9 मींस -9 ही रहेगा। अब यहां से भी करंट लीव करेगी माइनस, और ये जाके आगे न्यूट्रल में चली जाएगी, तो 0। रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस इसको देखने को मिली, वो है 6। उसके बाद जी आता है सेंटर में प्लस। अब देखो बच्चों, ये जो वायर है, इस वायर की जो करंट है, देखो ये नोड के अंदर एंटर कर रही है, दैट्स वाई ये एक एंटरिंग करंट है, इसको हम इस साइड पे लिखेंगे, ठीक हो गया जी। अब इस वायर की करंट रहेगी, तो देखो मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो V1 माइनस। अब ये करंट क्या करती है, डायरेक्ट जाके दो रजिस्टर में से गुजर के जाती है और डायरेक्ट जाके ग्राउंड में चली जाती है, दैट्स वाई V1 माइनस 0 आ जाएगा। और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि दोनों में से गुजर के गई है करंट्स, दैट्स वाई हमारे पास आ जाएगा 3 + 6 बटे में, ठीक है जी। यहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी V1 की, जिसकी मदद से आप IL1 और IL2 कैलकुलेट कर लोगे। और IL1 और अगर IL2 दोनों कैलकुलेट हो जाती हैं तो आप इजीली VC1 कैलकुलेट कर सकते हो। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। आप देखो, हम यहां से पहले V1 वोल्टेज निकालते हैं। देखो बच्चों, इसका एलसीएम क्या बनता है, ये आ रहा है 6 और ये 9, यानी कि ओवरऑल इसका एलसीएम बनेगा 18 से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें, मल्टीप्लाइंग बाय 18। इससे क्या होगा, हमारा बटा खत्म हो जाएगा, यानी ये जो बटे वाली कंफ्यूजन है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जब 18 मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जार 6 3 जार 18, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 3V1 माइनस 27, क्योंकि 3 9 बार 27 होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो नीचे 9 होगा, 9 एक बार, 9 2 बार 18, क्योंकि यहाँ पे भी 18 मल्टीप्लाई होगा, 2 बार 18 हुआ तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2V1 आ गया। उसके बाद इस साइड की बात करूँ तो 18 मल्टीप्लाई में 3 डायरेक्ट हो जाएगा, तो वो होता है 54 बच्चों। तो 54 हमारे पास आ गया, ठीक हो गया जी। तो सीधी साधी देखें, ये सिंपल इक्वेशन आ गई, ये बन गया 5V1 और 27 उधर जाके जमा हो गया, 54 + 27। तो V1 की यहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, मैं देखता हूँ कितनी मिलती है बच्चों आपको। 54 + 27 ये आता है 81 डिवाइडेड, ये देखें 81 आ रहा है, पता नहीं अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि नहीं। अब ठीक है, 81, ठीक है, क्योंकि ये रिज़ल्ट इस तरह से, अभी मैं माहौल ही एक ऐसे में बैठा हुआ हूँ कि रिंग लाइट ऑन नहीं कर सकते हम, ये वैसे ही रोशनी है सूरज की। तो 81 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है बच्चों 16.2, यानी कि 16.2 वोल्ट है आपके, ठीक है जी। वोल्टेज की वैल्यू एक दफ़ा मिल गई तो किसी भी करंट को फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने IL1 निकालनी है, IL2 निकालनी है। असल में मैं टोटल एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ बच्चों। टोटल एनर्जी कैसे मिलेगी हमको, मैं बताता हूँ आपको। ये मतलब ये सारा प्रोसीजर करने का मकसद क्या है, असल में ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट पर भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बताऊँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो टोटल एनर्जी के बारे में उसने बोला ना, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर, वो है कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। 2 इंडक्टर लगे हैं, 2 कैपेसिटर लगे हैं, दैट्स वाई इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने वाले 4 डिवाइसेस हैं। हमने उन चारों डिवाइसेस की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला होता है W(T) की फॉर्म में 1/2 CV², ठीक है जी। ये होता है कैपेसिटर के केस में। अब बात करते हैं, अगर आ जाता है इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में बच्चों अभी तक मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं करवाई, डेट्स में मैं बता रहा हूँ। इंडक्टर की एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका होता है 1/2 C की जगह आ जाता है अपना इंडक्टर, यानी कि उसकी इंडक्टेंस L और करंट का स्केयर, मतलब कि I का स्केयर, ये फार्मूला होता है, ठीक हो गया। तो ये 2 फार्मूला है, दैट्स वाई मुझे इनकी मतलब कि इंडक्टर के क्रॉस मुझे उसकी मतलब कि क्या नाम है, उसकी करंट की ज़रूरत है, और वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेजेस की ज़रूरत है। मैं वो चीज़ें मालूम करने के लिए ये सारा प्रोसीजर कर रहा था। अब देखें, मैं यहाँ से IL1 की वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूँ। देखें, IL1 की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। IL1 जो है वो 9 वोल्ट के सोर्स में से निकल के जा रही है, यानी कि ये 9 में से लीव करते हैं, उसी वक्त हम लिख देंगे 9 माइनस, क्योंकि ये 9 में से ऐसे आई है ना, देखें इस तरह से जा रही है, और ये जाके V1 में एंटर करती है, डेट्स वाई आगे V1 लिख दिया जाएगा, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो बटे में आ जाएगी। ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करें तो देखें क्या आ रहा है, 9 माइनस 16.2 / 6, तो देखें ये कितनी करंट आ जाती है। अभी हम फाइंड आउट कर देते हैं, 9 माइनस 16.2 डिवाइडेड बाय 6,
तो बच्चों ये आ रही है आपके पास -1.2 अम्पेयर, -1.2 अम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब ये आपको IL1 मैयर हो चुकी है, ठीक है। अब आप चाहो तो IL2 को यहाँ से KCL की मदद से भी मालूम कर सकते हो, अदरवाइज चाहो तो इसकी इक्वेशन वैसे ही ले सकते हो जैसे आपने इसकी इक्वेशन ली, ठीक है, IL1 की, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, चले मैं IL2 की भी ऐसे ही इक्वेशन ले ले, तो आपके लिए यार क्या मुझे दूसरे तरीकों में जाने की जरूरत, जब आप एक तरीके से समझ चुके हो। आप देखो ये कहाँ से निकल के जा रही है, V1 में से, तो ये आ जाएगा V1 माइनस, और कहाँ पे जाके एंटर करती है, 3 में से गुजरती है, 6 में से गुजरती है और जाके एंटर कर जाती है 0 वोल्ट में। दैट्स वाई ये आ जाएगा V1 माइनस 0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 3 + 6, तो ये आ जाएगा V1 ओवर 9। तो V1 की वैल्यू है 16.2 ओवर 9 करें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 वन जार ही होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाली है। चले देखते हैं 16.2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बच्चों आ रही है 1.8 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब हमें करंट्स मालूम है इंडक्टर के लिए, लेकिन अभी तक वोल्टेज मालूम नहीं हुआ है कि हम कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, ये मेन मसला है। अब कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ज़रा गौर करें, ये VC1 के वोल्टेज थे। इससे पहले जरा गौर करें, IL1 जो है वो 9 वोल्ट के सोर्स में से ऐसे निकल के जा रही है यहाँ से, कुछ ना कुछ पता है क्या बात है। एक वोल्टेज सोर्स जो होता है ना वो अपने वोल्टेज भी ड्रॉप करवाने के लिए क्या करता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स है तो वो वोल्ट ही आगे सप्लाई देता है ना, तो वो करंट को ही भेजता है सप्लाई देने के लिए। डेट्स वाई यहाँ से करंट कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करके गई है और बाकी V1 की फॉर्म में वहां पे स्टोर हो गया जाके। डेट्स वाई यहाँ पे जो वोल्टेज स्टोर होते हैं हम उनको नाम दे देते हैं लाइक लेट्स से V6 ओम, ठीक है बच्चों। तो V6 ओम हम मालूम कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक लूप की फॉर्म में शेप आ जाएगी जिससे मैं VC1 कैलकुलेट कर सकूंगा। देखो V6 ओम मैं आपके लिए कैलकुलेट करने लगूँ, कैसे उसका फार्मूला लगेगा, क्या नाम है, ओहम्स लॉ का। तो देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इसमें से कौन सी गुजर के गई है, IL1, तो IL1 की वैल्यू जो कि -1.2 है, ठीक है, ऐसी बात ही है ना। और उसके बाद रेजिस्टेंस जो कि 6 है, IR, V इज इक्वल टू IR, वो वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो बच्चों ये आ रहा है मेरे पास 7.2 -7.2 वोल्ट। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया V6 ओम। अभी VC1 हमें क्या नाम है फाइंड आउट नहीं हुआ। अब देखें यहाँ पे आपने ना अपने ब्रेन में एक लूप चला के इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, ये इतना सा आपके लिए, ये भी एक छोटा सा एक लूप ही है। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो एक लूप की फॉर्म में और इसको लिख लो। देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये -9 आ गए। मजीद आगे बढ़ते हैं, करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये +V6 ओम आ गए, ठीक है। मजीद आगे आए तो करंट को 2 रास्ते देखने को मिलेंगे, एक आगे की तरफ एक इसकी तरफ, तो लिहाजा ये नीचे की तरफ ही हम फ्लो करवाएंगे क्योंकि हमें VC1 कैलकुलेट करना है। दैट्स वाई करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई और ये आ गया +VC1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, करंट अपनी जगह पे वापस आ गई। ये तरीका कार होता है। अब यहाँ से आप VC1 कैलकुलेट कर ले, देखें VC1 इधर ही रह गया बच्चों और ये दोनों दूसरी जानिब चले गए, तो हमारे पास आ गया -9, दूसरी जानिब जाके +9 और ये हो गया -V6 ओम। -V6 ओम, अब V6 ओम की बच्चों वैल्यू पुट करूँ तो वो आ जाएगी इसके अंदर -7.2। ये हो रहा था 9 -V6 ओम, तो मैंने जब वैल्यू पुट की माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में जब 7.2 जमा करें तो ये 16 ही हो जाता है मेरे ख्याल में। तो हाँ जी बिल्कुल 16.2 ओम, बिल्कुल 16.2 वोल्ट। ये आपके पास VC1 के वोल्टेज आ गए, ठीक है। VC2 पीछे रह गया बच्चों। VC2 की कहानी अब थोड़ी सी शॉर्ट ही है, कह लें छोटी सी ही है। देखो VC2 काफ़ी सिंपल है निकालना। देखो बच्चों मैंने बताया था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, अगर ये वोल्टेज जो ओपन पोल नज़र आ रही है इसके पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। डेट्स वाई ये इसके जितने वोल्टेज 6 ओम के क्रॉस होंगे उतने ही VC2 के वोल्टेज होंगे। तो देखें इसमें से IL2 जब करंट गुजरता है 6 ओम रजिस्टर में से तब इसमें वोल्टेज क्रिएट होते हैं। डेट्स वाई हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे 6IL2, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। वैल्यू पुट करो 6 इंटू IL2 की क्या वैल्यू है 1.8, तो यहां से आपको इसके वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो बच्चों ये आता है मेरे पास 10.8 वोल्ट, 10.8 वोल्ट। ठीक हो गया जी। VC2 भी मिल गया, VC1 भी मिल गया, L भी मिल गया, सब कुछ मिल गया यार, ओवरऑल सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 एनर्जीज फाइंड आउट करो, फिर टोटल एनर्जी निकालते हैं। W(T1) विच इज इक्वल टू, अब देखो इसमें हम C1 मतलब कि कैपेसिटर C1 की बात कर लेते हैं, VC1/2 C1 और उसके बाद V का स्क्वायर होता है ना, CV स्क्वायर होता है, तो यानी कि VC1 का
स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखो वैल्यूज पुट करें 1/2, C1 की कितनी वैल्यू है बच्चों, देखो C1 उसने शुरू में दिया हुआ 20 माइक्रोफैरड, तो 20 माइक्रोफैरड यहाँ पुट हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, ठीक है। उसके बाद VC1 का स्केयर, VC1 कितने है हमारे पास 16.2 का स्केयर, यहाँ से हमें ये एनर्जी मिल जाएगी, दूसरी निकाल लो WT2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये कैपेसिटर 2 की बात कर लें, C2 VC2 का स्केयर 1/2। C2 बच्चों देख लो कैपेसिटर 2 के उसने बोला था 50 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे 50 माइक्रो पुट हो जाएगा, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, ठीक है जी। उसके बाद VC2 हमने अभी अभी निकाले कितने हैं 10.8 का स्केयर, तो यहाँ से इसकी भी एनर्जी निकाल लेंगे। उसके बाद W एनर्जी तीसरे प्रोडक्ट की निकालते हैं, वो है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर का फार्मूला होता है LI स्केयर, ठीक है बच्चों। तो L1 की निकालते हैं तो IL1 का स्केयर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। असल में फार्मूला होता है 1/2 LI स्केयर, तो हमने इंडक्टर 1 की निकाली, डेट्स वाई ये आ गया। इंडक्टर 1 की देखो इंडक्टेंस कितनी है, L1 की है 2 मिली हेनरी, मिली होता है 10 पावर इज -3 बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3। और करंट आपको पता ही है कितनी है हमारे पास, IL1 आपके सामने ही थी -1.2। देखो बच्चों -1.2 का जब होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आनी तो पॉजिटिव में ही है क्योंकि एनर्जी है। और WT4 अब आप निकाल लें 1/2 L2 IL2 स्केयर, मतलब कि क्वेश्चन अब शार्ट हो चुका है, खत्म होने वाला बस। 1/2 L2 इंडक्टर जो था बच्चों 4 मिली हेनरी का था, वो देख लो 4 मिली हेनरी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 मिली पुट करने लगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, ठीक है। उसके बाद IL2 की वैल्यू जो कि हमारे पास 1.8 आई है, इतनी ही है ना जी, बिल्कुल इसका स्केयर। अब ये ओवरऑल मैं सारी कैलकुलेट करूंगा, फिर W(T) ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होगी जो स्टोर्ड हुई है पूरे सर्किट के अंदर, वो इन सब का सम होगी। आपने एक दफा एक स्टेप लिख देना WT1 प्लस WT2 प्लस WT3 प्लस WT4, जो इनके आंसर आने वाले वो मैं सारे यहाँ पे प्लस करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्लस ही करवाऊंगा। हाँ तो बच्चों मैंने इसकी ओवरऑल देखें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है जी। ये मिली जूल, जूल इसका यूनिट होता है एनर्जी का, तो लिहाजा जूल जूल मैंने लगाता कि और मिली की फॉर्म में सारी आई हैं। अब इन सबको मैं प्लस करने लगा हूँ, यहाँ पे देखें क्या होगा जी, 2.62 मिली प्लस आ जाएगा 2.91 मिली प्लस 1.44 मिली प्लस 6.48 मिली, और इसका भी मैंने आंसर कैलकुलेट कर लिया हुआ कितना आता है। तो ओवरऑल टोटल एनर्जी जो हमारे सर्किट के अंदर स्टोर हुई थी वो थी 13.45 मिली जूल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।